सांद्रता के मापन के लिए एक मूल प्रभास भी होता है। मूल प्रभास सांद्रता के मापन का ही होता है। मूल प्रभास को कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। मूल प्रभास क्या है, जैसे आप सोचो कि ये बिलियन है, तो बिलियन स्वभावतः किससे बनता है, विलय से बनता है, ये सबको पता है। और दूसरा क्या होता है, विलायक बनता है। और भी घटक मिलाए जा सकते हैं, लेकिन दो ही स्थिति होगी, विलय और विलायक हो सकते हैं। दो ही कंडीशंस हो सकते हैं। इन दो स्थितियों में पदार्थ और भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, आपका बिलियन बन गया। बिलियन बन गया। तो विलियन जो बन रहा है वो विलय तथा विलायक से मिलकर बन रहा है। तो इस बिलियन में इन दोनों के घटक, जबकि ये अपने अपने आप के अलग अलग घटक है। इसीलिए जो परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या, किसी घटक के मूलों की संख्या, घटक के मूलों की संख्या, यानी किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के तथा बिलियन में उपस्थित होना चाहिए, तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या, घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभास कहते हैं। मूल प्रभाज कहते हैं। अब ये मूल प्रभास किसी भी घटक का हो सकता है, चाहे विलय हो चाहे विलायक, यानी किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभास कहा जा सकता है। वो किसी भी घटक का मूल प्रभास होगा। मान लेते हैं, माना किसी विलयन में विलय के n मोल तथा विलायक के कैपिटल N मोल हो, तब क्या जाएगा, विलय का मूल प्रभास। तब विलय का मूल प्रभाज बराबर हो सकता है विलय के मूलों की संख्या, बिलियन में विलय के मूलों की संख्या धन विलय के मूलों की संख्या n, और बटे हो जाएगा आपका विलय के मूलों की संख्या स्मॉल n और कैपिटल N विलायक के मूलों की संख्या जाती है। तो ये चीज़ ले सकते हैं। आप इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जनरली आपके लिए कार्य हो सके। ठीक है, जैसे आप सोचो विलय के जो मोल की संख्या होती है, वो मोल की संख्या हमेशा भार बटे अणुभार होता है। भार बटे, ऐसा कह सकते, द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, भार बटे के अणुभार, ये लिखा जा सकता है। तो भार बटा के अणुभार, और क्या ये कैपिटल W बटा के कैपिटल F विलायक के लिए जाता है, ये कह सकते हैं। तो ये विलय का मूल प्रभाव। यदि ऐसा हो, यदि बिलियन तनु हो, तनु होने की स्थिति में क्या होगा, जो n है वो बिलियन में उपस्थित जो कुल मूलों की संख्या वो लगभग विलायक के मूलों की संख्या के बराबर रहेगी। तो ऐसे परिस्थितियों में ये जो फॉर्मूला है वो आपका n बटा के स्मॉल n धन कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हैं, केवल कैपिटल N लिख सकते हैं। यानी इस पूरे की जगह पे आपका लिखेंगे कैपिटल N, तो स्मॉल w बटा स्मॉल m, और ये कैपिटल W बटा के कैपिटल M हो सकता है। इसको W1, M1, W2, M2 भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। एक रिलेशन ये आ जाएगा। ये तनु विलयन के लिए होगा, लेकिन ये विलयन तनु नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला ज़्यादा यूजिंग इसी का होगा। जहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा उस फार्मूले का यहाँ पे ये करेंगे।
अगर ये यहाँ पे विलायक दे दे, प्रश्न में अगर इस प्रकार से दे कि नहीं विलायक है, तो विलायक की स्थिति में क्या कर सकते हैं? विलायक की स्थिति में अगर विलायक के मूल प्रभास पूछ दे प्रश्न में, विलायक का मूल प्रभास, विलायक का यदि मूल प्रभास निकाल रहे हैं तो विलायक का जो मूल प्रभास होगा वह विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या धन विलायक के मूलों की संख्या, यानी ऐसे कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू के स्मॉल एम, और ये कैपिटल डब्ल्यू के कैपिटल एम, एक रिलेशन बन करके आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले और परिभाषाएं बताएगी मूल प्रभास से रिलेटेड हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आगे आप देख पाएंगे। देख अभी मूल प्रभास से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। भारानुसार कितना? 6% दिया गया। भारानुसार विलियन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभास पूछ रहा है। इस प्रश्न को देख लिया जाएगा कि ये प्रश्न क्या कहता है और क्या इसकी स्थिति है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसी के अनुरूप प्रश्न को हल करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले तो इसका अर्थ हम निकालते हैं। इसका अर्थ क्या कह रहा है? इसका अर्थ ये है कि 6%, ठीक है, 6% यूरिया की बिलियन का तात्पर्य, 6% यूरिया विलियन का तात्पर्य या अर्थ का अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया, कि 6 ग्राम जो यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2, फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये पहला कार्बनिक कंपाउंड बनाया गया था ये अमोनियम साइनाइड से। 6 ग्राम यूरिया जो है, 6% यूरिया बिलियन का अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है। अब देखिए सांद्रता के मापन की एक इकाई है। अगर यहीं पे भारा शब्द की जगह लिखा रहता है W/V लिख देता, तब ये यहाँ पे जाता है 6 ग्राम 100 मिली बिलियन में उपस्थित है। V/V रहता तो यहाँ पे 6 मिली यूरिया जो है 100 मिली बिलियन में उपस्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न में भारा अनुसार लिखा स्पष्ट। तो क्या चाहिए इस प्रश्न में? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि क्वेश्चन में जो पूछा है जल का मूल प्रभाव बताइए, यूरिया तथा जल का मूल प्रभाव, ऐसा ही लिखा है, कुछ विशेष इसमें दिया नहीं गया है। तो यूरिया तथा जल का मूल प्रभाव। अब इसमें देखेंगे यूरिया का जो है मूल प्रभाव निकालेंगे, यूरिया का मूल प्रभाव। तो ऐसे कर सकते हैं, यूरिया का यदि मूल प्रभाव निकालना चाहते हैं यूरिया के, तो आप यूरिया का लिख सकते हैं, यूरिया का मूल प्रभाव, यूरिया का मूल जो प्रभाव है वो आपका हो जाएगा यूरिया के मूलों की संख्या। तो आप ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं, जैसे आप सूत्र बना लें NH2CONH2 यानी यूरिया लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो आप सीधे सीधे यहाँ पर लिखिए यूरिया के मूलों की संख्या, और यहाँ पे फिर आप लिख लीजिए यूरिया लिख लेंगे, और फिर ये लिखें चाहे ना लिखें, यानी यूरिया के मूलों की संख्या बटे यूरिया के मूलों की संख्या। किस में बनाया गया था? जल में बनाया गया था, तो यहाँ लिख लेंगे जल के मूलों की संख्या। अब इसमें करना क्या आपको? यूरिया के जो मूलों की संख्या है, इसके भार बटे अणुभार, इसके भार बटे के अणुभार, या इसके जल के भार बटे के जल का अणुभार हो जाएगा। यूरिया कितना है दिया गया भार, अगर हम भार निकालें तो यहाँ पे कितना, प्रश्न में यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया का अणु सूत्र निकालेंगे, और ये क्या कहते हैं अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालते हैं यूरिया का, तो सूत्र क्या? NH2CONH2 है। आप इसमें 14 कर देंगे, ये हाइड्रोजन है 2 गुणते 1 कर देंगे, कार्बन का 12, इसको कर दिया 16, इसको कर दिया 14, और इसको 2 गुणते 1 कर दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाता है 60 आ जाएगा। अब 60 लिख सकते हैं, 6/60, और ये भी 6/60। ये भी जल के लिए बात करेंगे, जल क्या एक विलायक है, जबकि पता है क्या, यहाँ बिलियन का पता है, तो क्या कर देंगे आप 100 बिलियन में से 6 घटा दिया तो ये आपका विलायक आ जाएगा। और इसमें आप करेंगे क्या, जल का अणुभार निकालेंगे। जल का अणुभार 18 होता है, जल का अणुभार निकालें
तो 2 गुणते 1 धन 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 18 कर लिया। इसको 6 बटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का इसमें घटा देंगे तो 1 बटा के 10, ये भी 1 बटा के 10, और ये आपका हो जाता है 54 बटा के 18। इसको 0.1 कर सकते हैं, इसको 0.1, ये 18 पचे 90, बच गया 4, 40, 18 दूना के 36, यानी कि आसान दशमलव में आ जाए, न कटने वाले में, बार बार कटेगा नहीं, तो 0.1 हो जाता है। और इसको हो जाएगा 5.32 यानी 5.32। अब इसको हल कर लेंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.188 हो जाता है। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है प्रश्न में, अभी पूछा आपका है जल का भी मोल प्रभाव बताइए। एक बात ये भी है, तो यहाँ पे सीधे तौर पे लिखेंगे जल का मोल प्रभाव। तो जल का मोल प्रभाव यदि चाहते हैं तो जल के मोल प्रभाव में क्या कर सकते हैं, जल के मोल प्रभाव में जनरल रूप से कैपिटल ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जल, यहाँ लिखेंगे एन, यूरिया लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एन लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जल। तो यहाँ पे जनरली किस प्रकार से होगा क्वेश्चन, यहाँ पे ये चीजें हैं जो जल की, अगर देखें मोलों की संख्या तो कैपिटल डब्ल्यू बटा के कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू बटा के स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू बटा के कैपिटल एम हो जाता है, और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, अगर देखेंगे यहाँ पे तो 94 बटा कितना आ रहा था, यानी कि 100 में से 6 घटा देंगे। ये भाई कहने का मतलब यहाँ पे आप विलायक निकालना चाहते हैं, विलायक मतलब जल का, जल का जो भार होगा, सीधी सीधी बात है, बिलियन का पता है तो आप इसमें 6 घटा दिए, कितना हो गया आपका 94 हो गया, तो आप 94 ग्राम लिख सकते हैं। तो 94 ग्राम यहाँ उठा के लग देंगे, तो 94 हो गया, और जल का कितना होता है 18 हो जाता है, ये भी आपका 94 बटा 18 ही होगा। नहीं, ये तो ऐसा करते हैं यूरिया का, अच्छा ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल हम लिख रहे हैं, तो यूरिया वाला लिख लीजिए। अब यूरिया का कितना है, ये आपका 6 बटा के 60 है, और ये आपका है 94 बटा के 18 हो गया है। तो इसको हल करेंगे तो इसका जो मान है, इसका जो मान है ये 94 है, इसका जो भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 5.22, नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा 0.1 है, और ये आपका है 5.22। अब इसको हल करेंगे, 5.22 है और इसका हो जाएगा 5.32, और लगभग एक बराबर है तो एक बराबर नहीं जाएगा, लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 0.98 के करीब आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो ये 0.98 के नियर अबाउट आएगा। तो ये किसका हो गया, जल का मोल प्रभाव हो गया, और यूरिया का जो ये जल का मोल प्रभाव हो गया, और जो यूरिया का मोल प्रभाव है ये वाला यूरिया का मोल प्रभाव है। इस तरह से प्रश्नों को आप देखेंगे कि ये कह क्या रहा है, भारानुसार है तो उस हिसाब से आप इसका अर्थ समझेंगे, भार और आयतन है तो आप भार आयतन के हिसाब से, आयतन आयतन तो इस हिसाब से सांद्रता को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 0.25 नॉर्मलता का ऑक्सैलिक अम्ल विलेन की मूलता ज्ञात कीजिए। अब विलेन की मूलता पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, ऑक्सैलिक अम्ल की पूछ रहा है। तो ऑक्सैलिक अम्ल की मूलता आसानी से कह सकते हैं, तो ये सबसे पहले तो होता है कि नॉर्मलता, नॉर्मलता बटे क्या हो जाता है, मूलता हो जाता है, नॉर्मलता बटे आपका मूलता हो जाएगा, और इसको यन कर देते हैं। यन क्या है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता या क्षारक की अम्लता को व्यक्त करता है, क्षारक की अम्लता व्यक्त करता है, या ऋणायन या कुल धनायन को व्यक्त करता है, धनायन को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मलता कितनी दी गई, प्रश्न में 0 कितना आ गया, 2.5 दिया गया है, मूलता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप मूलता लिख सकते हैं, मूलता लिख दे। एन की बात कर लेंगे, एन कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, नहीं कार्बोक्सिलिक नहीं, ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड के सूत्र को ये होता है आपका ऑक्सैलिक, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4H2 है, तो ये आपका द्विक्षारकी होता है, 2 लिख सकते हैं यहाँ पे द्विक्षारकी, तो 2 का आप यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे ले जाइए। तो जैसा कि आप लिख सकते हैं मूलता बराबर लिख सकते हैं 0.25 बटा के 2 भाग कर देंगे, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 5 में करेंगे 2 दूनी के 4, एक हाथ से बच जाएगा, 10 में 0 बढ़ जाएगा,
हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 0.15 और इसका जो मात्रक होगा मूलता का वो आपका होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाता है, जबकि इसका हो जाता है नॉर्मलता का तुल्यांक प्रति लीटर। क्योंकि दोनों की परिभाषाएं सेम एक ही जैसे चल रही हैं। नॉर्मलता में क्या होता है, किसी भी नॉर्मलता में आपका तुल्यांक बटे आयतन हो जाता है और ये जो आपका है मूलता में जो होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला गया, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। मोललता के बारे में पूछा गया। मोललता बराबर क्या हो सकता है, विलेय के का भार बटे आपका भार गुरुते विलाय का केजी में। तो विलेय का भार कितना दिया गया, 11.7 दिया है। अणुभार निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का अणुभार, तो सोडियम का 23 होता है, ये 35.5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 58.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 58.5, ये आपका मिली की 500 ग्राम जल है तो इसमें आप 1000 का भाग करें, क्योंकि केजी में होना चाहिए, ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे आप, तो 11.7 हो जाता है। ऊपर आपका 1000 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 500 और ये 58.5 जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये इसको आप हल करेंगे तो 2 बार और लगभग ये आपका हो जाता है, इसको कटा लेंगे, कटाने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 0.4 हो जाएगा और ये मोल प्रति केजी हो जाएगा। आसानी से इसको भी कर सकते हैं, कोई इसमें विशेष दिक्कत नहीं है। 2 का भी करके इसको हल कर सकते हैं, आसानी से कर पाएंगे। या तो आप 5 का गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 का 5, 5 1/5 और ऊपर 2 एंड 2/5 ऐसा भी हो सकता था। ये 11, अगर इसको ऐसे हल करना चाहते हैं तो इसको कटा देंगे, 2 बार हो जाएगा, 11/7 ये 2 जाएगा, ये 58.5 है। इसको एक बार से इसको कटा देंगे, 170 यानी 170 गुणते 2 कर सकते हैं, अब 585 जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 बार हो जाएगा, ऊपर से 2 और 2 बढ़ा के 5 कर देंगे, 0.4 कर देंगे। जो आंसर आ रहा है आसानी से आप कैलकुलेशन करना सीखें, सबसे जरूरी कैलकुलेशन ही, क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं।